इनक्रेड से बातचीत करते हैं। इनक्रेड जो है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और उसमें जो इसके फंड्स होते हैं उसमें एआईएफ भी है, तरह तरह के फंड्स हैं और बहुत एसेट क्लासेस में निवेश करते हैं। निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया कंपनी ने। जुलाई में ही अकेले 11% से ज़्यादा के रिटर्न हासिल किए हैं। क्या इस वक्त मार्केट की स्थिति है, कौन सा एसेट क्लास बढ़िया कर रहा है, इस सब पे बातचीत करते हैं फंड मैनेजर आदित्य सूद से। आदित्य जी नमस्कार। आदित्य, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। कैसा लग रहा है सर मार्केट इस समय, क्या स्थिति बन रही है? सर मार्केट अभी तो पूरा फोकस जैसे आपने आउटलाइन किया थोड़ा जैक्सन होल की तरफ है। यूएस का इकोनॉमी काफी रैपिडली स्लो डाउन हो रहा है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि फेड यूएस सेंट्रल बैंक फेड को रेट्स काटने पड़ेंगे। बेसिकली आई थिंक सो। यूएस का जो डेटा है, जो प्रिलिमिनरी डेटा हम लोग देख रहे हैं, उसमें क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट, मॉर्गेज डिफॉल्ट स्लो डाउन काफी जबरदस्त है एट दिस जंक्चर। डोमेस्टिक इकोनॉमी में आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की या कोई विषय है। अगर हम बुल मार्केट को देखते हैं तो फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है। अर्निंग्स ग्रोथ पे फोकस करना होगा आगे जाके, बिकॉज लास्ट 3 साल निफ्टी का जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 25% CAGR रहा है। ऑब्वियसली कोविड के बाद बेस बहुत कम था अर्निंग का। हमें ऐसा लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ आगे जाके थोड़ा मॉडरेट होगा और मार्केट में रिटर्न एक्सपेक्टेशन, बिकॉज लास्ट 18 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना है मार्केट में, सो थोड़ा सा मॉडरेशन इन रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि अब एक नैरो रेंज में कुछ थीम्स अच्छा करेंगी यहाँ से आगे जाते हुए बाजार में अगले 6, 9, 12 महीने। और ऑब्वियसली इमर्जिंग मार्केट्स को काफ़ी बेनिफिट होगा फेड रेट कट का। सो एक्सपेक्टेशन ये भी है कि आरबीआई भी रेट कट करेगा। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि कितना रेट कट फेड का होता है। 3 से 6 महीने में मेरे ख्याल से अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। बट अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर जो लोग बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करते हैं हमारे जैसे, बिकॉज कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट में, सो होपफुली वी कैन डिप्लॉय कैपिटल फॉर आवर क्लाइंट्स। ओके आदित्य जी, दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपने रखे। एक तो कि जैक्सन होल में हो रहा है, उसके बाद हिंट मिलेगा फिर 17-18 सितंबर को रेट कट की संभावना है। कुछ लोग कह रहे 25 को, इसको 50, मतलब होने को लेकर के सारे लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि कुछ ना कुछ तो कट होगा। अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी में ना गवर्नर साहब बहुत कॉन्शियस हैं फूड इन्फ्लेशन को लेकर के, और उनकी जो लास्ट मीटिंग के मिनट्स हैं वो भी इंडिकेट करते हैं कि रेट कट थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्या इस प्रेशर में रेट कट हो सकता है कि यूएस में कट रहा है इसलिए करेंसी के ऊपर इशू आएगा, इम्पैक्ट आएगा, तो आपको लगता है अपने यहाँ भी कट होगा? देखिए सर, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि आप 3 से 6 महीने का व्यू लेना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा 6 महीने के बियॉन्ड व्यू लेना चाहते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इनिशियली जब फेड रेट कट करेगा तो वो इमर्जिंग मार्केट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और थोड़ा वेट एंड वॉच जोन में मार्केट जाएगा। बिकॉज होता क्या है कि जब एक फेड रेट हाइकिंग साइकिल से आप एक साइकिल में आते हो जहाँ पे रेट कट होता है, और एक ही डिफरेंस है जब रेट बढ़ते हैं बाजार में, जब यूएस कोई भी सेंट्रल बैंक रेट बढ़ाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके रेट बढ़ाता है, और जब रेट काटता है तो पॉसिबली वो 25 बेसिस पॉइंट या 0.5% भी यूएस फेड का एक्सपेक्टेशन है कि काट सकते हैं। हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा कॉरिडोर टू कट रेट है इंडिया में। अगर यूएस सेंट्रल बैंक का एक्सपेक्टेशन, अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बात करता हूँ 9 से 12 महीने के बीच में, अगर एक्सपेक्टेशन है कि 1% के आसपास रेट कटेगा, तो हो सकता है इंडिया में थोड़ा कम रेट कट हो। बिकॉज अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन का जो डिफरेंशियल है यूएस के साथ में, वो डिफरेंशियल इस साइकिल में थोड़ा नैरो डाउन हो गया है। पहले क्या होता था कि यूएस इन्फ्लेशन का रेट ही 1-2% के आसपास होता था, अभी वो यूएस इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया है काफ़ी। सो आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, बट हमें तो फोकस करना है कंपनीज पे, हमें फोकस करना है अर्निंग्स ग्रोथ पे। और ये इन्वायरमेंट इंडिया के लिए ठीक है फ्रॉम अ डोमेस्टिक परस्पेक्टिव। अगर आप रिस्क की बात करते हैं
तो हमें ऐसे लगता है कि रिस्क ग्लोबल है। रिस्क इंडिया में आज ऐसा कोई रिस्क हमें डोमेस्टिक इकोनॉमी को देख के नहीं दिखता है। एक ही रिस्क हमें लगता है जो डिपॉजिट का जो प्रॉब्लम चल रहा है बैंकिंग सिस्टम में, और ऑब्वियसली लोन ग्रोथ अभी थोड़ा पिकअप कर रही है, उसका जो मिसमैच है वो हमें रियल रिस्क लगता है इन इंडियन इकोनॉमी, बट वो मैनेजेबल रिस्क है। जी। आदित्य जी, एक एक आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डील्स हो रही हैं, प्रमोटर्स प्राइवेट इक्विटीज़ खूब बेच रहे हैं। हो सकता है कि उनका कोई कमिटमेंट हो, भाई 3 साल के लिए हमने लगाया था, 3 साल हो गए इसलिए बेच रहे हैं। लेकिन ऐसा कई बार लगता है कि बहुत सारे लोग तेज़ी का फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। आप लोग क्या असेसमेंट है, इतने ज़्यादा ढेर सारे रोज़ 2 4 10 डील्स हो रही हैं, क्या लगता है ये क्यों हो रही है सही? देखिए सर, एक चीज तो ये हो रही है कि बड़े बड़े ब्लॉक्स भी बहुत इजीली बाजार में अब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, आप करेक्ट। 3 5 7% का डिस्काउंट या 10% के डिस्काउंट पे, आई थिंक सो, बिकॉज लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। सो वो एक पहलू है ब्लॉक्स का। दूसरा पहलू हमें ऐसा लगता है कि जो ये एसआईपी का फ्लो आ रहा है मार्केट में, जिसकी ऑब्वियसली सब लोग चर्चा कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि 2,50,000 करोड़ के आसपास आपका एसआईपी का फ्लो आ जाएगा अगले 12 महीने में, राइट? बिकॉज वो फ्लो काफी परसिस्टेंट है, मतलब वो हर महीने वो फ्लो 20,000 करोड़ के आसपास आता ही है। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्यूमुलेटिव भी काफी सारे कैश पे बैठी है आज की डेट में, 1,25,000 करोड़ के आसपास का वो नंबर है। तो हो क्या रहा है इस एनवायरनमेंट में, किसी पॉइंट पे जाके सप्लाई बहुत बढ़ेगी, ऐसा हमें ऐसा लगता है। तो मैं किसी बैंकर से बात कर रहा था, तो हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि $25 बिलियन का सप्लाई आने वाला है मार्केट में। प्राइवेट इक्विटी आईपीओ, जैसे Hyundai का आईपीओ आएगा वो काफी बड़ा होगा, वो $3 बिलियन का हो सकता है कि फंड रेज हो, राइट? आई डोंट नो कि जियो की लिस्टिंग कब होगी, बट दैट कुड बी अनदर लार्ज आईपीओ। अब 2006-7 का अगर मैं फ्रेमवर्क लगाऊं इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, रिलायंस पावर का आईपीओ हुआ था 2007 में एसेंशली। तो एक बड़ा आईपीओ तो आएगा मार्केट में, बट हमें ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट पे जाके सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी, राइट? सो दैट इज वन थिंग दैट वी आर कीनली वॉचिंग। हम बहुत ज्यादा उस पर कॉशियस फोकस हैं। कर रहे हैं मार्केट में, कि वो सप्लाई कहीं डिमांड को आउटस्ट्रिप ना कर जाए। दूसरी चीज एक और भी एक्चुअली है कि ये पहला बुल मार्केट है मेरे करियर में लास्ट 25 साल में जहां पे करेक्शन नहीं आया, तो करेक्शन कहीं ना कहीं आएगा मार्केट में। ओके, ये नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप, क्योंकि किसी ने एक को तो कैपिचुलेशन आएगा कहीं ना कहीं से, कोई तो रुकेगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। आप सर केमिकल इंजीनियरिंग फार्मा जैसे सेक्टर पे जहाँ बहुत कैपेक्स वगैरह हो रहे हैं उन पे फोकस है इस समय। आपने कहा कि बहुत मौके हो सकते हैं, बॉटम अप अप्रोच है आपका, कहाँ आपकी नज़रें हैं कि यहाँ पे अभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, या आप अपने इन्वेस्टर्स को बोल रहे हो कि पैसे लगाओ? श्योर। तो सर, पहला सेक्टर तो जो हमें वैल्यूएशन रिलेटिवली चीप लग रहा है वो कंज्यूमर है एज अ सेक्टर। अब कंज्यूमर को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो कंज्यूमर को बोलते हैं हम डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का जो सेक्टर है, जहाँ पे आपके रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं बेसिकली। एक कंज्यूमर है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन तो ब्रॉडली ठीक कर रहा है इस कंट्री में, बिकॉज वो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका के शेप्ड रिकवरी है, इन द सेंस दैट टॉप ऑफ द पिरामिड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कंजम्पशन में आज की डेट में इस कंट्री में। So that all those companies are doing well, jewelry stocks are doing well, so on and so forth. So that is one segment of the market. But interestingly, consumer में जो प्री कोविड लेवल पे रूरल इनकम था, उसका रिकवरी का एक्सपेक्टेशन है पोस्ट इलेक्शन, एंड दैट इज व्हाट वी आर विटनेसिंग। हमें वहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आज की डेट में दिख रही है कि हम रूरल इकोनॉमी के रिबाउंड को एज अ थीम, अब इसमें भी दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो ये है आपका जिसमें टू व्हीलर जैसे सेक्टर हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं आज की डेट में, अगर आप सिक्लिकली देखेंगे। बट ऐसे भी काफी सारे सेगमेंट्स है लो यूनिट कंजम्पशन में जो कि अच्छा नहीं कर रहे थे, वॉल्यूम ग्रोथ नेगेटिव था। जैसे कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज की हम बात करें, एफएमसीजी कंपनीज की, हिंदुस्तान यूनिलीवर या डाबर जैसी कंपनीज की, सो वो वहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ वापस आएगा, और यहाँ पे थोड़े से ग्रीन शूट्स हमें दिख रहे हैं। तो ये पहला सेक्टर है। दूसरा सेक्टर आईटी है। अगर यूएस रिकवर करेगा
तो आईटी होपफुली इलेक्शन के बाद थोड़ा अनसर्टेनिटी भी खत्म हो जाएगा यूएस इकोनॉमी में, आईटी की स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए। सो ये दो सेक्टर्स हैं जो हमें ठीक लग रहे हैं। हेल्थ केयर, फार्मा, हमें लगता है कि बहुत ही स्ट्रक्चरल सेक्टर है भारत जैसे देश में। टेक्नोलॉजी भी स्ट्रक्चरल सेक्टर है। इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल है ये सोचना कि इंडिया का स्टॉक मार्केट ठीक ना करे और ये सेक्टर्स ठीक ना करें इंडिया के स्टॉक मार्केट में। वैल्यूएशन अब रीजनेबल है कंज्यूमर साइड पे। तो ये 3 सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा फोकस है आज की डेट में। अगर मैं 3-5 साल का वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे भी कंपनीज को इवैल्यूएट करता हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइसेस हैं आज की डेट में। बिकॉज अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, लार्ज इन कैप सब कंपनीज को भी देखेंगे तो 3-5 साल का रिटर्न काफ़ी कम है इन जी। कंपनीज का कंपैरिजन। अरे आईटी में मिड कैप या लार्ज कैप? लार्ज कैप तो ऑलरेडी काफ़ी वैल्यूड है, रिचली वैल्यूड है। सर, तो आईटी में दो तीन चीजें हो रही है। एक तो थोड़ा डिसरप्शन का एंगल हमें इवैल्यूएट करना होगा। टॉप 5 लार्ज कैप कंपनीज में से कौन सी कंपनी एआई में सक्सेसफुल होगी, सो दैट इज वो एक फ्रेमवर्क है हमारा जो जिसमें हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। मिड कैप कंपनीज काफी इंटरेस्टिंग है और मिड कैप कंपनीज में भी कुछ छोटी थीम्स है आईटी में, जैसे कि इंजीनियरिंग रिसर्च डिजाइन एक थीम है जो हमें ऐसा लगता है कि इंडिया सॉफ्टवेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है और इंडिया अभी मैन्युफैक्चरिंग बूम है फॉर फोर्सीबल फ्यूचर। 3 से 5 साल या 10 साल के लिए पॉसिबली हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग अच्छी थीम है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो कंपनीज दोनों क्राइटेरिया को क्वालिफाई करती है और इंजीनियरिंग रिसर्च डिजाइन कर रही हैं, जैसे टाटा एलेक्सी है फॉर एग्जांपल, टाटा टेक्नोलॉजीज इज अनदर कंपनी, एलटीटीएस इज अनदर कंपनी विच इज इनटू इंजीनियरिंग रिसर्च डिजाइन। सो हमें वैसी कंपनीज बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं आईटी में, बिकॉज ये 3-5-10 साल का थीम है और ये कंपनीज काफी एक्सिलरेटेड ग्रोथ करेगी। लास्ट डेकेड ब्रॉडली सर्विसेज के लिए था आईटी में। हमें ऐसा भी लगता है कि इंडिया से एक प्रोडक्ट कंपनी बनेगी जो कि काफी बड़ी हो सकती है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। एक प्रोडक्ट कंपनी काफ़ी बड़ी बनेगी, नाम लेंगे आप? नहीं लेंगे, या कोई भी बन सकती है? तो प्रोडक्ट साइड पे 2 ही कंपनीज है सर इंडिया में। ऑरेकल है जो कि एक एमएनसी की सब्सिडरी है और दूसरी कंपनी इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना है। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग में, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी है तेजस नेटवर्क जो टाटा जोन करते हैं। वो हमारा तेजस नेटवर्क पोर्टफोलियो होल्डिंग स्टॉक भी है। तो हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है इंटेलेक्ट डिजाइन और तेजस नेटवर्क का। दोनों कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में। ओके, परफेक्ट। तो डिस्क्लेमर है कि जो भी स्टॉक सर ने नाम लिए हैं वो कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, वो एग्जाम्पल के लिए पोर्टफोलियो में उनके जो है वो उन्होंने शामिल किए। आदित्य सर, बहुत शुक्रिया और बहुत बढ़िया से आपने एक्सप्लेन किया कि इस समय मार्केट में थे। फिर किसी दिन हम लोग बैठते हैं, फिर दूसरे एसेट क्लास भी आपसे समझेंगे, क्योंकि आप तो सब कुछ देखते होंगे, थोड़ा गोल्ड वोल्ड भी समझते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि इस वक्त मार्केट की सिचुएशन क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद